दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस। सोचिए एक सुबह कुछ ऐसा होता है जो पूरे शहर में मतलब सनसनी फैला देता है। ये कहानी है एक बहुत ही शातिर, एक हाईटेक चोरी की। तो चलिए साथ मिलकर इस केस की एक एक परत खोलते हैं। सुबह के 9 बजे पुलिस कंट्रोल रूम की घंटी बजती है और दूसरी तरफ से जो आवाज आती है ना, वो है कैपिटल नेशनल बैंक के मैनेजर की कांपती हुई आवाज। सर, हमारे बैंक के सारे लॉकर खाली हैं, पर कोई ताला टूटा नहीं। बस इसी एक कॉल से इस हैरान कर देने वाले मामले की शुरुआत होती है। अब इसे नामुमकिन चोरी क्यों कहा गया? वजह बहुत सीधी थी। बैंक में घुसने का कोई निशान तक नहीं, कोई अलार्म नहीं बजा और चोरों ने पीछे एक भी सुराग नहीं छोड़ा था। मतलब थे तो बस खाली लॉकर और हजारों सवाल। तो ये जो कैपिटल नेशनल बैंक की ब्रांच थी ना, इसमें कुल 200 सिक्योर लॉकर थे। और जरा सोचिए, हर लॉकर में किसी की पूरी जिंदगी की कमाई, उनके गहने, उनकी बेशकीमती यादें, सब कुछ रखा हुआ था। और फिर जब बैंक के दरवाजे खुलते हैं तो सामने जो मंजर था ना, उस पर कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था। 200 में से 187 लॉकर पूरी तरह से खाली। ऐसा लग रहा था मानो सारा का सारा सामान बस हवा में गायब हो गया हो। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि करोड़ों की इस चोरी के बाद भी बैंक का वो जो स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम था, वो एकदम खामोश रहा। एक भी अलार्म नहीं बजा, मतलब एक भी नहीं। तो सवाल तो उठना ही था कि आखिर ये हुआ कैसे, ये मुमकिन कैसे हुआ। अब जब केस इतना उलझा हुआ हो तो उसे सुलझाने के लिए कोई माहिर ही चाहिए होता है, और इस केस के लिए एक ही नाम था, क्राइम ब्रांच ऑफिसर अजय राठौर। अपनी तेज नजर और केस को सुलझाने के अपने एकदम अलग तरीकों के लिए जाने जाते थे। राठौर क्राइम सीन पर पहुंचते हैं और पहुंचते ही एक ऐसी बात कहते हैं जो पूरी जांच का रुख ही बदल देती है। उन्होंने कहा, अगर ताले टूटे नहीं हैं तो इसका मतलब चाबी किसी अपने के ही पास थी। और बस अचानक से पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन 180 डिग्री घूम गई। अब शक की सुई बाहर वालों पर नहीं, बैंक के अपने ही कर्मचारियों पर थी। तो राठौर की लिस्ट में सबसे ऊपर 3 नाम थे। पहली, सिक्योरिटी हेड नीता वर्मा। क्या उनसे अपनी ड्यूटी में कोई गलती हुई? दूसरा, सीनियर कैशियर पवन मिश्रा, जिसके पास पूरे सिस्टम का एक्सेस था। और तीसरा, रमेश यादव, एक नया इलेक्ट्रिशियन जिसे बैंक में आए हुए सिर्फ 10 दिन हुए थे। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? अब राठौर एक बात तो समझ चुके थे, इस केस की चाबी टूटे हुए तालों में नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया के जाल में छिपी है। तो उनका पहला कदम था बैंक के इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स को खंगालना, एक एक करके, किसी भी गड़बड़ी की तलाश में। फॉरेंसिक टीम ने चोरी वाली रात की पूरी टाइमलाइन बनाई। रात 9 बजे पवन मिश्रा घर के लिए निकलता है। फिर रात के ठीक 2:13 पर सीसीटीवी सिस्टम को मैनुअली बंद कर दिया जाता है और सुबह 9 बजे इस पूरी चोरी का पता चलता है। मतलब वो जो रात के 2:13 थे ना, वही इस पूरी जांच का सेंटर पॉइंट बन गए। और फिर मिलता है वो पहला बड़ा सुराग, वो पुख्ता सबूत जिसका इंतजार था। नेटवर्क लॉग से ये साफ हो जाता है कि सीसीटीवी को बंद करने का जो कमांड था, वो पवन मिश्रा के ही कंप्यूटर से दिया गया था। अब शक यकीन में बदल रहा था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें अपना आदमी मिल गया है। लेकिन जब पवन से पूछताछ हुई तो उसने हर इल्जाम को नकार दिया। सर, मैं तो 9 बजे घर पर था, किसी ने मेरा सिस्टम हैक किया होगा। वो बार बार यही कहता रहा। पर उसके फोन में राठौर को एक मैसेज मिलता है। आर नाम के एक कॉन्टैक्ट को भेजा गया था, काम हो जाएगा, पैसे तैयार रखना। अब जाकर पहेली के टुकड़े धीरे धीरे जुड़ रहे थे। तो अब एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी थी, पवन इस खेल में अकेला नहीं था। ये एक बड़ी साजिश थी। कुछ लोग अंदर से मदद कर रहे थे और कुछ लोग बाहर से इस पूरे प्लान को चला रहे थे। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये था कि आखिर ये रहस्यमयी आर कौन है? क्या ये बैंक का ही कोई दूसरा कर्मचारी है या फिर कोई बाहरी मास्टरमाइंड जो पर्दे के पीछे से ये सब कुछ कर रहा है? जल्द ही मोबाइल ट्रेसिंग से आर की पहचान भी सामने आ गई, और वो कोई और नहीं बल्कि रमेश यादव था, वही नया इलेक्ट्रिशियन। शक की लिस्ट का जो तीसरा नाम था, वो असल में इस साजिश का दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला। रमेश के कबूलनामे के बाद तो पूरा का पूरा प्लान शीशे की तरह साफ हो गया। पवन ने अंदर से चाबियां और पासवर्ड दिए। रमेश और उसकी टीम ने एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके सीसीटीवी को बंद कर दिया। फिर एक ऑटोमेटेड प्रोग्राम से सारे इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स को एक साथ रीसेट कर दिया। और जानते हैं कितनी देर में? सिर्फ 15 मिनट में।
187 लॉकर खाली, मतलब एकदम साफ सुथरा परफेक्ट तरीके से किया गया काम। और फिर उन्हीं की निशानदेही पर पुलिस ने नेपाल बॉर्डर के पास से 5 करोड़ की पूरी ज्वेलरी और कैश भी बरामद कर लिया। तो ऐसा लग रहा था कि केस सुलझ गया है, मुजरिम सलाखों के पीछे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मतलब सबने यही मान लिया था कि केस तो अब बंद हो चुका है, पर कहानी का असली ट्विस्ट वो तो अभी बाकी था। एक ऐसी सच्चाई जो खुद इंस्पेक्टर राठौर के भी होश उड़ाने वाली थी। फाइल पर केस सॉल्व की मुहर भी लग गई, लगा कि चलो इंसाफ हो गया। लेकिन कुछ हफ्तों बाद बैंक के हेड ऑफिस से एक रूटीन रिपोर्ट आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जी हाँ, हेड ऑफिस से आई उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि रमेश यादव नाम के किसी भी कर्मचारी को बैंक ने आधिकारिक तौर पर कभी नौकरी पर रखा ही नहीं था। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, रमेश यादव असल में कोई कर्मचारी था ही नहीं, वो एक गोस्ट एम्प्लॉय था। किसी ने उसकी एक फर्जी आईडी बनाई, एचआर के रिकॉर्ड्स में उसकी झूठी एंट्री करवाई और उसे सिर्फ और सिर्फ इस चोरी को अंजाम देने के लिए बैंक के अंदर प्लांट किया था। तो ये जो केस है ना, ये सिर्फ एक चोरी की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये हमें भरोसे के बारे में, टेक्नोलॉजी के दोहरेपन के बारे में और इंसानी लालच की कोई हद नहीं होती, इसके बारे में एक बड़ा सबक सिखाता है। और इस पूरे केस की सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये कि सबसे बड़ा खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता। कई बार सबसे बड़ा खतरा उन लोगों से होता है जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जो हमारे अपने सिस्टम का हिस्सा होते हैं। इंस्पेक्टर राठौर ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में जो लिखा वो सब कुछ कह देता है। केस सॉल्व्ड बट नॉट क्लोज्ड। मतलब चोर तो पकड़े गए, वो सलाखों के पीछे थे, लेकिन वो असली मास्टरमाइंड जिसने रमेश यादव जैसे एक भूत को बनाया, जिसने इस पूरी साजिश को रचा, वो आज भी आजाद है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज तक किसी के पास नहीं है।